प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपदा प्रबंधन और भूकंप के बारे में पढ़ा था। आज हम अन्य आपदाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूकंप की बात तो कल कर चुके थे। आज हम देखते हैं भूस्खलन क्या होता है। यह एक भूवैज्ञानिक घटना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से घटित होती है। इसमें बहुत बड़े स्तर पर पत्थरों का खिसकना, मिट्टी का बहना, पहाड़ियों का टूटना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। भूस्खलन का कारण प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकते हैं। अब भारत में ऐसे कौन कौन से भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें हम देखेंगे। सबसे पहला नंबर आता है उत्तर पूर्वी राज्यों का, जिसमें उत्तर पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सेकेंड आपदा है हमारी ज्वालामुखी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें गर्म मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर तरल लावा के रूप में उद्गारित होता है। ये तरल लावा क्या है? ठोस द्रव गैस का एक सम्मिलित रूप है। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि पर मुख्यतया कुछ मृत एवं प्रसुप्त ज्वालामुखी स्थित हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के बेरन द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी प्रभाव के आकलन के अनुसार भारत को ज्वालामुखी सुभेद्य क्षेत्र नहीं माना जाता। प्रमुख ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो अंडमान द्वीप में बेरन, नारकोडम और बारातंग, महाराष्ट्र में दक्कन ट्रेप, गुजरात में घिनोधर पहाड़ी, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमा पर धौसी पहाड़ी, यही प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। ज्वालामुखी को भू आकृति विज्ञान में एक आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। चूँकि इससे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है, अतः पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी तरफ चूँकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र और जान माल को नुकसान होता है, अतः पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में किया जाता है। अगला आपदा है हमारा बाढ़। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें बहुत अधिक वर्षा होने से नदियों की अपवहन क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने तटबंधों को पार कर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई जल प्रवाह योजना के अनुसार बाढ़ मूलतः नदी नालों में जल प्रवाह का वह आधिक्य है जो सामान्य स्थिति को छोड़कर प्राकृतिक किनारों या मानव निर्मित किनारों के ऊपर से बहने लगता है, जिसकी वजह से निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता है। जल स्तर का बढ़ना, आबादी और कृषि भूमि का डूबना बाढ़ के प्रभाव की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। बाढ़ को हम प्राकृतिक और मानवकृत दो भागों में बांट सकते हैं। भारत के प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो विश्व भर में सर्वाधिक बाढ़ के खतरों का सामना कर रहे देशों में भारत भी सम्मिलित है। लगभग सभी नदी बेसिन बाढ़ से ग्रस्त हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग 12.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूपी, बिहार, आसाम, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु आदि कई तटीय राज्य बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, गंगा नदी बेसिन, इसके अंतर्गत यूपी, बिहार, बंगाल सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। गंगा के अलावा शारदा, राप्ती, गंडक, घाघरा आदि नदियाँ पूर्वी यूपी में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती हैं।
यमुना नदी हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कोसी को बिहार का शोक कहा गया है। गंडक, कमला और कई अन्य छोटी नदियां बिहार में बाढ़ उत्पन्न करती हैं। महानदी, भागीरथी, दामोदर, अजय आदि नदियों में ज्वारीय प्रभाव आदि के कारण बंगाल में बाढ़ आती है। बाढ़ का एक कारण और है कि नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती। कोसी और यूपी के अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां, अक्सर उन नदियों का मार्ग बदलने की वजह से बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी बेसिन बंगाल, असम, अरुणाचल के क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। जल ढाका, तीस्ता, तोरसा नदियां भी बंगाल के उत्तरी भाग में बाढ़ का कारण बनती हैं। मणिपुर में बराक नदी के कारण बाढ़ सुभेद्य राज्य अर्थात बाढ़ का प्रभाव है। मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बेसिन, इसमें महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी आदि नदियां उड़ीसा में बाढ़ उत्पन्न करती हैं। नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा और महानदी, ये नदियों के बेसिन में भारी वर्षा के चलते मध्य और दक्षिणी भारत के हिस्से बाढ़ग्रस्त होते हैं। भारी वर्षा के चलते, सामान्य वर्षा में नहीं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में चक्रवातीय तूफान के कारण भी बाढ़ आती है, जिससे आंध्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। केरल की कई छोटी नदियों और कई कीचड़ युक्त धाराओं के कारण इस राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ उत्पन्न होती है। अब ये जो हमने अभी देखा बाढ़ और उसके प्रमुख कारण बाढ़ के क्षेत्र, अब हम देखते हैं कि बाढ़ के मुख्य कारण क्या है। तो हम देखेंगे नदी नालों के प्राकृतिक किनारों से ऊपर जल प्रवाह की स्थिति। नंबर 2, वनों की कटाई। नंबर 3, नदियों में अवसादों की मात्रा बढ़ने से नदियों की गहराई में कमी आना। सहायक नदियों का जल सामान्य से अधिक मात्रा में मुख्य नदी में मिलने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भूकंप और भूस्खलन नदी के क्षेत्र में होने पर भी बाढ़ उत्पन्न हो सकती है। कृत्रिम रूप से नदी के प्रवाह को कुछ कारणों से रोकने के फलस्वरूप, जैसे बड़े पुलों का निर्माण करना, रेलवे गेट बनाना आदि। सामान्य से अधिक वर्षा या कुछ समय के लिए लगातार वर्षा भी बाढ़ का कारण है। बांधों के टूटने से जल फैल जाता है। बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत बने बांधों का टूटना, तेज हवाओं के चलने के कारण तूफान जैसी स्थिति का बनना, मौसम में अचानक परिवर्तन होना और प्राकृतिक जल के निकासी में मानव द्वारा उत्पन्न बाधाएं बाढ़ को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार इन कारणों को अगर हम दूर कर सकें तो बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। और बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1954 में जो भीषण बाढ़ आई, उसके बाद ही राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए गए। इसके अंतर्गत तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दिया गया। इसके तहत नदी तटबंधों का निर्माण, गांव एवं शहरों से सटे हुए नदी तटों को ऊपर उठाना, जलाशयों और बांधों का निर्माण करना और जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना शामिल था। 1976 में बाढ़ नियंत्रण की समन्वित, समेकित और वैज्ञानिक नीति तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा एक गैर संरचनात्मक उपाय के तहत एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना की गई है, जो देश में 199 केंद्रों से बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। डिज़ास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कुछ प्राकृतिक आपदाएं और हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।